हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी या इन्वेंशन मॉडर्न फिजिक्स की हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स का एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया। क्या ऐसी कमियां थी जो क्लासिकल वेव थ्योरीज को ओवरकम करके चला गया हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट या क्वांटम थ्योरी, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ 12th के हिसाब से नहीं और आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। हर्ट्ज ने इन्होंने क्या किया, देखिए पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है हम इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये उनका ये एम नहीं था कि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन को करना है ना, ये एक मिनट एमिशन को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है या बना रहने देते इसको, उनका ये नहीं था पर्पस। उन्होंने ये पूरा सेटअप किया था ईएम वेव के इन्वेंशन के लिए। ये वो किस पर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे ईएम वेव पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम कर रहे थे, इनके बारे में वो रिसर्च कर रहे थे और धोखे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन हो गया। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या किया। इस कॉइल में 15 से 20 केवी का किलो वोल्ट का वोल्टेज, हैवी वोल्टेज लगाया। जिस कॉइल में लगाते वो प्राइमरी कॉइल है। फिर ये दूसरी वाली कॉइल में एक प्रोसेस होती है म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस के कारण सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, इतना हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मतलब इसके पास बहुत चार्ज होंगे। तो अब क्या हुआ, अखिर ने यहाँ पर देखो क्या किया, सेकेंडरी कॉइल की ये दो टिप कैसे कर दी, स्फेरिकल कर दी, ये स्फेरिकल कर दी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एरिया मिनिमाइज हो जाता है। एरिया देखिए कितना कम कर दिया और इंटेंसिटी बहुत हाई, चार्ज बहुत ज्यादा, तो एरिया को कम कर दिया बहुत मिनिमम। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा = Q/S, मतलब एरिया बहुत कम, मिनिमम से मिनिमम रखोगे तो डेंसिटी हाई टू हाई हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पर क्या हुआ, इन टिप पर क्या हो गया, इन पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव का बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी या हाई डेंसिटी के चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव के हाई डेंसिटी के चार्ज, मतलब कि कुल मिला के बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गई, बहुत ही ज्यादा हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने आसपास की एयर को आयोनाइज कर दिया। तो ये आयोनाइज जैसे ही यहाँ पर हाई इंटेंसिटी मिली, क्या हो गया, हवा यहाँ की आयोनाइज्ड हो गई और ये पूरा का पूरा मेटल का सेटअप है। यहाँ से पता है क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशन टाइप का निकला। उस रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे, यूवी रेडिएशन। अभी हम पढ़ने वाले आएंगे और भी एक्सपेरिमेंट, क्या निकला, यूवी रेडिएशन। ये दिखेगा नहीं लेकिन है ना, यूवी रेडिएशन निकला। और ये यूवी रेडिएशन कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की एयर आयोनाइज्ड हो गई। एयर आयोनाइज्ड हो गई मतलब एयर में आयंस आ गए। आयंस आने के कारण उनके पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी वो यहाँ से यहाँ प्रोपगेट कर गई, किसके फॉर्म में, यूवी रेडिएशन के फॉर्म में। यहाँ से उसी को यूवी रेडिएशन बोला गया, तो ये जाकर के यहाँ प्रोपगेट कर गई। तो देखिए वहां इनका मेन इन्वेंशन तो ये था ना, ईएम वेव। यही तो आगे चल के ईएम वेव बनी कि ईएम वेव विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर जाती है। देखिए बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब आपको लगेगा आप तो हमें क्या बढ़िया बना रहे, कह रहे एयर आयनाइज हो रही और एयर को आप मीडियम नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर एयर मीडियम है, मैं ईएम वेव की बात कर रहा हूँ। तो एयर यहाँ पर मीडियम था, तो एयर यहाँ पर आयनाइज हो गई और एयर आयनाइज होकर के क्या हो गया, यहाँ से वो जाकर के ये इंटेंसिटी या यूवी रेडिएशन या एनर्जी कहें हम, एनर्जी यहाँ से जाकर के यहाँ ट्रांसफर हो गई। अब ये एनर्जी क्या करेगी, इस रिसीवर प्लेट के, मान लीजिए ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट पर जाकर के इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी देगी जाकर के, इनको एनर्जी देगी जाकर के। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे, निकलने लगेंगे। लेकिन अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो यहाँ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ भागने चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चाहिए रिसीवर में, तो सॉरी करंट जनरेट हो जाना चाहिए क्योंकि सर्किट तो क्लोज हो गया। तो देखिए भैया इतनी हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन होता है कि हम नॉर्मल एमीटर या ये हमने देखिए लगाया भी है माइक्रोमीटर, लेकिन उन्होंने ये सेटअप नहीं किया था। माइक्रोमीटर भी आप लगा दो, बहुत हाई इंटेंसिटी का एमिशन या करंट निकलता है, उसको हम फोटो करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप जनरली आप नॉर्मल लैब, जो लैब में एमीटर होते हैं, बहुत हाई सेंसिटिव एमीटर होते हैं, उनसे डिटेक्ट किया गया था कि यहाँ पर करंट भी बनता है। तो क्लियर हुआ स्टड एक्सपेरिमेंट में
यहाँ पर हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस हाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर स्पार्किंग बनाई, तो पता चल गया कि हाई इंटेंसिटी है। एयर आयनाइज्ड हो गई, तो आयन से आयन टकराए तो स्पार्किंग हुई, उस स्पार्किंग से आसपास की एयर आयनाइज्ड होकर के यहाँ पर प्रोपगेट कर गई विदाउट एनी, मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर प्रोपगेट कर गई किसके फॉर्म में, जब यहाँ पर इंटेंसिटी निकली तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, रेडिएशन बना। जब रेडिएशन बना तो रेडिएशन कौन सा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, और वो जाकर के यहाँ के इसके नेगेटिव वाले पोर्शन को एनर्जी देंगे, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के हमने रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का एमिशन करा दिया ऑस्टेड में। अब ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से देखिए ये दो अलग अलग कॉन्टेस्ट में पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ रहे हैं आपको क्या, एमिशन पर बेस्ड, कि हमारा टारगेट ये था कि कैसे रेडिएशन से एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। जब इसी को आप ईएम वेव में पढ़ेंगे तो और डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ेंगे कि ईएम वेव कैसे बनी। तो यहां पर देखिए जो एनर्जी थी वो यहां से यहां प्रोपगेट हो गई, तो इसको यहां से यहां जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए पड़ेगा। आप इसको एकदम वैक्यूम में भी रख दो तो भी रेडिएशन यहां से यहां पहुंच जाएगा, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। यही कहीं ना कहीं जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी, इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया गया। फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग एम्पलीट्यूड की वेव्स थी, तो उनको अलग अलग उनके फिर नाम दे दिए गए। जैसे आप ये ईएम वेव्स के एग्जांपल आप देख लीजिए, सनलाइट आती है, सनलाइट आती तो क्या होता भैया, सन से आने वाली लाइट स्पेस को घूमते फिरते कहीं पर तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, वहां से तब भी अर्थ पर पहुंच जाती है, बीच में मीडियम में नहीं है तब भी पहुंच रही, तो विदाउट मीडियम ट्रेवल कर रही कि नहीं। अब वायरलेस चार्जर देखते हैं तो वायरलेस चार्जर में यहाँ से चार्ज, यहाँ पर एनर्जी होती है और मोबाइल के पास चार्जर होता है, मोबाइल चार्ज हो जाता है, बैटरी मोबाइल की चार्ज हो जाती है, जबकि बीच में कोई वायर नहीं है। तो यही सब कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, हो सकता है मैंने कहीं ऑस्टेड बोल दिया हो, हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या एक वायरलेस कनेक्शन या वायरलेस एनर्जी का ट्रांसफर, अभी हम आगे करंट भी पढ़ेंगे, बीच में कोई कनेक्शन नहीं तब भी करंट जाएगा, वायरलेस कनेक्शन का, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एरा स्टार्ट कर दिया था। अब जब ये जो इन्वेंशन हुआ ना इनका, ये जो इन्वेंशन हुआ, इस इन्वेंशन ने कहीं ना कहीं जाकर के क्लासिकल वेव थ्योरी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। तो कौन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट में या हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट या क्वांटम थ्योरी में थे, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया क्लासिकल वेव थ्योरी को। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में ऐसा क्या अलग अलग था कि क्वांटम थ्योरी ओवरकम कर गई क्लासिकल वेव थ्योरी को। तो देखिए पहला पॉइंट क्लासिकल वेव थ्योरी में बोला गया था, पहला पॉइंट था एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो ये कहा था कि जो रेडिएशन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, वो जो भी आप रेडिएशन डाल रहे हो उसकी एनर्जी है वो डिपेंड कर देगी। अभी आप इस बात को यहाँ से ज्यादा कनेक्ट मत करिएगा कि आपको लगे यहाँ तो रेडिएशन कुछ नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आप पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में और आगे क्लासिकल वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। इनका ये मानना था कि जितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट आएगी, रेडिएशन आएगा, उसके पास उतनी एनर्जी होगी। लेकिन इस थ्योरी ने बोला नहीं भैया, वो डिपेंड करती सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन्होंने ये कहा था सेकंड पॉइंट में क्लासिकल वेव थ्योरी में ये था कि आप किसी भी इंटेंसिटी का, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी का, भले ही वो कितनी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, आप रेडिएशन लंबे समय तक डालते जाएंगे तो एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे सरफेस से। लेकिन इनने कहा नहीं, ये गलत है। हर एक मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उतनी फ्रीक्वेंसी आपको देनी ही होगी तब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उस फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, इन्होंने ये कहा था रेडिएशन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर कुछ टाइम बाद वो एमिट होंगे। मतलब ये टाइम गैप रहेगा, क्या रेडिएशन आए, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इनने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, लगता है टाइम लेकिन बहुत ही मिनिमम 10⁻⁹ सेकेंड, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 नैनो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी देकर के एमिट हो जाएंगे मेटल के सरफेस से। तो ये कुछ पॉइंट थे जहां पर क्लासिकल वेव थ्योरी के ऊपर हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट या हम ये कहें क्वांटम थ्योरी ओवरकम, मतलब भारी पड़ गई। और ये क्लासिकल वेव थ्योरी की कहीं ना कहीं फेलियर थी, है ना। ये क्या है, फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। बाकी क्लासिकल वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी आप इसके ऊपर आप 6 से 7 घंटे का लेक्चर भी देखें, पूरे दिन इसको पढ़ते रहें तो भी कम है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ 12th के लेवल की चीजें बता रहे हैं कि क्या है। तो हमने यहाँ पर इस लेक्चर में क्या देखा, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात पॉइंट करनी है कि हमने आपको रेडिएशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एमिट करना बताया।
कि इस पर आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पार्किंग हुई, इसके स्पार्किंग ने यहाँ की एयर को आयनाइज किया, तो यहाँ भी स्पार्किंग हुई क्योंकि ये आयनाइज एयर एनर्जी को ट्रेवल करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को लेकर के गई और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को भी एमिट करा दिया। मतलब एक रेडिएशन से, एक मेटल के सरफेस से या एक पॉइंट से कहीं स्पेस से क्या हो सकते हैं, किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। फाइनली हमारा कंक्लूजन ये था। बाकी आप ईएम वेव के ऊपर मत जाइएगा, ईएम वेव का एक अलग से हमारा चैप्टर है, उसकी कहानी थोड़ा सा अलग है। बाकी हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा सेटअप था, ये हार्ट्ज ने ईएम वेव के इन्वेंशन के लिए ही किया था, रिसर्च के लिए किया था ईएम वेव पर। लेकिन धोखे धोखे में उन्होंने क्या कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्वेंट कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब, आप फोटो मतलब रेडिएशन, लाइट, और इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक मतलब करंट। लाइट से एनर्जी के, लाइट के फॉर्म में आई एनर्जी, एनर्जी से निकले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, चार्ज भागेगा तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इसी को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्वेंट किसने किया था, हार्ट्ज ने। लेकिन आपने सुना होगा कि हम बोला करते हैं क्या, हमने कल भी बोला था, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि आइंस्टीन ने सबसे ज्यादा रिसर्च की थी फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, इसलिए जो इसका क्रेडिट जाता है वो आइंस्टीन को जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बाकी इसको इन्वेंट किसने किया था, हार्ट्ज ने। तो आज के लेक्चर हमने हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट और क्लासिकल वेव थ्योरी वर्सेस क्वांटम थ्योरी, मतलब कुछ पॉइंट्स देखे जो इसमें क्या गलत थे और इसमें क्या सही किए गए। ठीक है, तो आई थिंक आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।